Welcome back to Career Goals. I hope all are good. Let's start the class, guys. कल का जो क्लास था वो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई इतना लोड वाली चीज़ें नहीं थी। तो फर्स्टली जो कल का पार्ट हमारा बच गया था हम लोग वो कंप्लीट करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स का जो पार्ट बच गया है पहले वो कंप्लीट किया जाएगा एंड देन उसके बाद जो है जो भी नया चैप्टर है आपका, नया चैप्टर जो है वो है सेल साइकिल। हम लोग सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्टली मैंने आपको कल क्या क्या बताया है, क्या क्या पढ़ाया है, उसका मैं थोड़ा सा आपको छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके बाद जो हम कल की जो भी आगे का रह गया तो वो स्टार्ट करते हैं। तो कल पहले सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। दे आर द टू टाइप, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। Again, there are the two type, micromolecules and macromolecules. Biomolecule, there are the two type, micro and macro, ठीक है। फिर मेजर कुछ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल हैं, जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, पॉलीसेक्राइड, लिपिड्स हैं। इन सबके मेन फंक्शन क्या है एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। शुगर एंड एनएच बेसिस क्या है, N2 बेसिस क्या है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। नेक्स्ट डीएनए क्या है, mRNA, आरएनए, टीआरएनए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट थ्री टाइप के होते हैं, मोनो, ओलिगनो एंड पॉली, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे बेस्ड हैं, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। डेरिवेट्स क्या हैं, ओलिगोसेक्राइड्स क्या है, डाइसेक्राइड्स क्या है, पॉलीसेक्राइड। एंड पॉलीसेक्राइड में भी स्टोरेज, पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। सेलुलोज एंड काइटिन क्या है। नेक्स्ट प्रोटीन, प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स हुए। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है पेप्टाइड फॉर्मेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन का। ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में कंप्लीट की थी। प्रोटीन के फंक्शन, केमिकल नेचर एंड सोल्युबिलिटी एंड न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस, क्लासिफिकेशन, प्रोटीन के तीनों टाइप्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी वो हमने कल की क्लास में कंप्लीट करी थी एंड देन आज से जो है हम वो लिपिड स्टार्ट करेंगे। तो लिपिड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में, लिपिड कंप्लीट करेंगे देन एंजाइम, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का सेल साइकिल वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द लिपिड एंड फंक्शंस क्या क्या है लिपिड के, एंड लिपिड्स के टाइप क्या क्या है, ठीक है। और वो टाइप, तीनों टाइप्स किस टाइप से एक्सप्लेन हो रहे हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम फर्स्टली बताती हूँ मैं आपको। तो लिपिड आर द चीफ कॉन्सेंट्रेटेड स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, forming about the 3.5% of the cell content. ऑर्गेनिक लिपिड आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। पहली बात तो लिपिड क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। रिलेटिवली इनसॉल्युबल होता है वाटर में बट सॉल्युबल होता है सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है, लाइक अल्कोहल और ईथर। फंक्शन क्या है, पहली फॉइल फ्यूल रिजर्व है बॉडी के अंदर। लिपिड जो है वो एक क्या है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, रेगुलेट करता है जितनी भी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी होती है उनको रेगुलेट करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। लिपिड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या वर्क करता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। लिपिड जो है वो प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंटरनल ऑर्गन को, किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से वो प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, लिपिड प्रोटेक्ट करता है। देन लिपिड दे आर द अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड ड्राई। सिंपल में वही आप लोगों का जो भी नॉर्मल फैट ऑयल आता है, फैट और ऑयल जितने भी आते हैं वो हो गए, वैक्सेस हो गई, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स में वही फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लाइपोप्रोटीन, ठीक है। और ड्राई में स्टेरॉइड्स और टर्पेंस, ये दो चीज़ें आती हैं बस। तो सबसे पहली बात, सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं, सॉरी सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं। दे आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, जो किसके साथ है, अल्कोहल के साथ है। ये फिर अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, लाइक ए नेचुरल ईस्टर्स या नेचुरल फैट और द ट्रू फैट बोल सकते हो। और नेक्स्ट इज ए वैक्सीन। तो जो ट्रू फैट होते हैं वो ईस्टर है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ठीक है। और जो वैक्सेस होती हैं वो तो अल्कोहल के साथ भी होती हैं और अदर देन ग्लिसरॉल के साथ भी होती है।
न्यूट्रल एंड द ट्रू फैट जो होते हैं, ट्रू फैट जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने हुए हैं, बट ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम होता है। फैट मॉलिक्यूल जो है वो बने हुए हैं दो कंपाउंड के, एक तो ग्लिसरॉल का बना हुआ होगा और फैटी एसिड का बना होगा, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखना कि ट्रू फैट के अंदर जो भी फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो खाली दो कंपोनेंट के फॉर्म होते हैं। दोनों कंपोनेंट जो हैं वो एक ग्लिसरॉल होगा और सेकंड जो होगा वो फैटी एसिड होगा। सेकंड जो भी ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड है, जो एग्जाम्पल है ट्रू फैट के, तो ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और उनके साथ साथ OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कार्बन के साथ साथ OH ग्रुप प्रेजेंट है, आप स्ट्रक्चर में खुद देख सकते हो 3 कार्बन प्रेजेंट है तो 3 ही OH ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स इज एंड द अनब्रांच्ड चेन, जिसके पास एक कार्बन ऑफ द कार्बन एटम, उनके पास जो है COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है एट द वन एंड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट द ऑल कार्बन एटम, जितने भी कार्बन एटम है मोस्टली सबके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एक एंड पे जो है COOH ग्रुप प्रेजेंट है, जिस ग्रुप का नाम आई थिंक मैं आपको कल बताया था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। फैटी एसिड जो है गाइस वो डिवाइड हो सकते हैं या वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो सैचुरेटेड हो सकते हैं या फिर वो अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। और आई थिंक अब आप 11th क्लास का चल रहा है एंड जो भी इसको पढ़ रहा है वो 11th हो या कोई भी हो फॉर NCERT लेवल के लिए पढ़ रहा है, आपको सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड का मतलब तो पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज वैक्स। क्या होती है वैक्स? वो लिपिड है, लिपिड विच आर ए लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, इनके पास एक अच्छी खासी लंबी चेन होती है किसकी, फैटी एसिड की, एंड अलोंग ए चेन ऑफ सैचुरेटेड अल्कोहल। एक तो लॉन्ग चेन होगी किसकी, सैचुरेटेड फैटी एसिड की, एक प्रॉपर लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड की, और उसके साथ साथ एक लॉन्ग चेन और होती है सैचुरेटेड अल्कोहल की, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो हाई होता है किससे, अदर देन द ग्लिसरॉल। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ले सकते हैं बीन वैक्स, वूल का फैट, सिब्रम, ठीक है, प्लांट वैक्स या पैराफिन वैक्स, ये सारी वैक्स है जो आप एक एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ सकते हो। तो बीन वैक्स जो है वो कहाँ से, जो हनी बी होते हैं, ठीक है, उनके एब्डोमिनल ग्लैंड जो होती है वहां से सिक्रीट होता है, ठीक है। वूल फैट जो है सिक्रीशन ऑफ द क्यूटनेस ग्लैंड एंड ऑब्टेन फ्रॉम द वूल ऑफ शीप, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट वेस्ट जो है वो कोटिंग है फाउंड ऑन द प्लांट ऑर्गन, जो कि इसको प्रिवेंट करता है, ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करता है। पैराफिन वैक्स जो है वो ट्रांसल्यूसेंट वो है वैक्स है जो कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है, पेट्रोलियम से बनती है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट इज ए फॉस्फोर कॉम्प्लेक्स लिपिड। कॉम्प्लेक्स लिपिड आर द ड्राइव ऑफ द सिंपल लिपिड, जिनके पास एक एडिशनल ग्रुप होता है, लाइक फॉस्फेट का एडिशनल ग्रुप है, N2 बेसिस का एडिशनल ग्रुप है, एंड प्रोटीन का एडिशनल ग्रुप है, ठीक है। ये अगेन 2-3 पार्टों में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज ए फॉस्फोलिपिड, सेकेंड इज ए ग्लाइकोलिपिड एंड थर्ड इज ए लाइपोलिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड में गाइस एक पोलर ग्रुप प्रेजेंट होगा, प्रॉपर फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, एंड ग्लिसरॉल होगा, और एक फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है या जो फॉस्फेट प्रेजेंट है उसके पास एक ये जो ऊपर का जितना भी पार्ट है जिसमें पोलर और फॉस्फेट वाला पार्ट है उसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड होगा एंड एक हाइड्रोफोबिक टेल होगा, ठीक है। Phospholipid, they are made up of molecule of glycerol or other than the alcohol. फॉस्फोट ग्रुप जो है उसमें एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एट द 2 OH ग्रुप, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है जो किससे अटैच्ड होगा, फॉस्फोरस ग्रुप से अटैच्ड होता है। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैज द हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट होगी एंड हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट होगा।
तो जो हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट है वो दे आर द फैटी एसिड, और हाइड्रोफिलिक हेड जो है दे आर द फॉस्फोस ग्रुप। नेक्स्ट इज ए ग्लाइकोलिपिड। ये कंपोनेंट है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। पार्शियली क्या है, माइसिलिन की शीट है, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेलिब्रोसाइट्स आर द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड। लाइपोप्रोटीन जो है वो कंटेन करते हैं लिपिड एंड प्रोटीन को। दे आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन। दे आर द फाउंड इन द मिल्क एंड एग योक, दूध में, और जो भी एग योक है उसके अंदर आपको प्रेजेंट होंगे। लिपिड जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड से लिम्स में एज ए लाइपोप्रोटीन। 5 टाइप के होते हैं। पहला VLDL, LDL, HDL, फ्री फैटी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड काइलोमैक्रोन, ठीक है। Derived lipids are the obtained through the hydrolysis of the simple and the complex lipid, ठीक है। They are the derived obtained on the hydrolysis of the simple और complex protein। ये आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो कभी भी किसी भी फैटी एसिड को कंटेन नहीं करते हैं, बट आर इंक्लूडेड इन लिपिड एज दे हैव ए फैट लाइक प्रॉपर्टी, ठीक है। वो किससे बने हुए होते हैं, वो 4 फ्यूज कार्बन रिंग से फॉर्म्ड है। ये देखो, 4 कार्बन रिंग से ही वो फॉर्म्ड होते हैं। लाइक कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी, टेस्टोस्टेरोन, ये सब उसमें हार्मोन आते हैं। मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड्स कौन सा है, स्टेरॉइड्स, ठीक है। कॉमन स्टेरॉइड्स आर द कोलेस्ट्रॉल एंड एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेजर कंपोनेंट है किसका, एसेंशियल ऑयल्स का, जो हमें किससे प्रोवाइड होता है, प्लांट से प्रोवाइड होता है। और वो एक जो भी प्लांट पार्ट्स होते हैं वो हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, वो एक फ्रेगनेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक बहुत प्यारी सी स्मेल प्रोवाइड करते हैं। विटामिन ई के जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जिसको हम लोग बोलते हैं फेंटॉल, ठीक है। ये एक पिगमेंट है जो प्रिकर्सर का काम करता है किसमें, विटामिन ए में। लाइकोपिन जो है वो पिगमेंट है, प्रेजेंट होता है टमाटो के अंदर। एंड लिब्रेनिन जो होता है ये एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। ये अगर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली ये प्लांट हार्मोन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ए एंजाइम, ठीक है। एंजाइम हमने लिपिड कंप्लीट कर लिया गाइस, क्योंकि लिपिड और एंजाइम ही एक पार्ट था जो कल हमारी इस क्लास में रह गया था। तो अब हम एंजाइम कंप्लीट करेंगे। एंजाइम क्या है, एक ग्रुप है किसका, वो भी किसका है, फंक्शनिंग इन द बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है। ये यूजली किस सब्सटेंसेस में यूज होता है, प्रोटीनियस सब्सटेंस में यूज होता है। प्रोड्यूस होता है कहाँ से, लिविंग सेल से, विदाउट देमसेल्फ गेटिंग अफेक्टेड। एंजाइम जो होते हैं, कोई भी एंजाइम हो, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको एनहांस करता है, मतलब उसको बढ़ा देता है। एंड आर फॉर्म्ड इन द सेल अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द जीन्स, ठीक है। एंजाइमोलॉजी क्या है कि ब्रांच है साइंस की जो डील करती है या स्टडी करती है एंजाइम्स में इन ऑल द एस्पेक्ट्स लाइक नोमेनक्लेचर, रिएक्शन एंड फंक्शन। एंजाइम्स अकर इन द कोलाइडल स्टेट एंड ऑफन प्रोड्यूस इन द इनएक्टिव फॉर्म, जिसको हम लोग प्रो एंजाइम बोलते हैं, जो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है एक एक्टिव फॉर्म में बाय द स्पेसिफिक फैक्टर लाइक पीएच एंड सबस्ट्रेट एक्सेट्रा। द एंजाइम दैट आर प्रोड्यूस विद इन ए सेल, कोई भी एंजाइम जो प्रोड्यूस हो रहा है सेल के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, हम उसको बोलते हैं एक्सो एंजाइम। और जो भी चीज दोज विच एक्ट अवे फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस, जो मतलब साइट ऑफ सिंथेसिस से बाहर कोई चीज वर्क कर रही है, कोई एंजाइम वहां प्रोड्यूस हो रहा है, तो गाइस हम उसको बोलेंगे कि दीज आर कॉल्ड है एक्सो एंजाइम्स, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज क्या है एंजाइम की, और क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसकी एक्टिविटी के लिए। एंजाइम जो है वो एक्सेलरेट करते हैं किसी भी रिएक्शन को, बट दे डू नॉट इनिशिएट इट, ठीक है। उनको स्टार्ट नहीं करते बट उनको बढ़ावा देते हैं, आप ये से समझ सकते हो। एंजाइम जो होते हैं देमसेल्फ डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन एंड रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन।
Enzymes are therefore needed in the small amount. The molecule of an enzyme is larger than the substrate molecule. Hence, during the reaction, a specific part of an enzyme molecule come in the contact with the substrate, and this part is called as active site. ये देखो, ये कोई एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट जब ये क्या है, ये इसकी एक्टिव साइड है, क्योंकि ये सबस्ट्रेट जो है कि इससे ज्वाइन करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, तब हमारा एक एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्म होगा। और अगर वो बॉन्ड जो है किसी भी सबस्ट्रेट का अगर कमजोर पड़ जाएगा, तो वो जो भी आपका एंजाइम है या जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट इज ए, जो भी नेचर है, केमिकली मोस्ट ऑफ द एंजाइम उनके पास प्रोटीन होता है, शो करते हैं एक एटमॉस्फेरिक नेचर को, और एंजाइम उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर एसिडिक की तरह रिएक्ट करेंगे एज वेल एज एल्कलाइन सब्सटेंस की तरह रिएक्ट करेंगे। स्पेसिफिसिटी क्या होती है, जो बहुत सारे एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं उनके नेचर में। एक सिंगल एंजाइम जो है वो एक्ट करता है एज ए सिंगल सबस्ट्रेट की तरह, और एक ग्रुप ऑफ द क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट। फॉर एन एग्जांपल, जो एंजाइम है यूरेस, वो कैसे एक्ट करता है, वो ओनली अपॉन ए यूरिया, वो यूरिया इंटरफेस जो होता है उसी पे एक्ट करता है, एंड कैन एक्ट अपॉन द सुक्रोज ओनली, ठीक है। A slight change in the configuration of the substrate molecules require a action by the different enzyme, ठीक है। पॉलिटिकल नेचर क्या होता है, जितने भी एंजाइम होते हैं उनका एक नेचर होता है, दस वो प्रोवाइड करते हैं ग्लास सरफेस एरिया किसके लिए, रिएक्शन के लिए, ठीक है। और जो कोलॉइड्स होते हैं वो एक जेल लाइक मिक्सचर है दो कंपोनेंट का, कौन सा, डिस्पर्स पार्टिकल का एंड डिस्पर्जन मीडियम का। द साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल आर लार्जर देन द डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। एंजाइम ऑप्टिमा क्या है, एंजाइम जो जनरली वो बेस्ट वर्क करते हैं अंडर ए सर्टेन कंडीशन, है ना, वो ऐसे रिफर किया जाता है, ऐसे बोला जाता है कि एक ये ऑप्टिमा है। वो उसके अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होती हैं, एक प्रॉपर टेम्परेचर, एक प्रॉपर पीएच जो है वो इंक्लूड किया जाता है। टेम्परेचर सेंसिटिविटी, जो भी एंजाइम्स आर द प्रोटीन, ठीक है, वो एक अफेक्ट होते हैं। अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंज आएगा तो ऑब्वियसली हम लोगों की बॉडी में अगर टेम्परेचर चेंज आता है तो भी हमारी बॉडी भी अफेक्ट करती है। ऐसे ही अगर प्रोटीन के अंदर या किसी भी एंजाइम के अंदर कोई भी टेम्परेचर चेंज या कोई भी चीज़ों में इश्यूज आएगा तो उनकी जो उनकी एक्टिविटी वर्क है उसके अंदर चेंजेस क्रिएट होंगे। विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर तो एंजाइम एक्टिविटी अपना आप इंक्रीज हो जाएगी, और अगर डिक्रीज करते हैं अगर डिक्रीज करते हैं तो भी वही चीज़ होगी। तो व्हेन जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो भी 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो प्रोटीन क्या करती है, डीनेचुरेशन का वर्क स्टार्ट कर देती है और वो कंप्लीट ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, और जब टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, तो एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और बट दे डू नॉट डिस्ट्रॉय, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये क्या होती है, बढ़ जाती है एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट इज पीएच सेंसिटिविटी। ये तो सारी चीजें वही है गाइस, जो पीएच से मतलब जो एंजाइम वर्क है कुछ भी ये सब इफेक्ट तो करता ही है ना। मोस्टली जो एंजाइम होते हैं अदर स्पेसिफिक टू द पीएच, और वो एक्टिव होते हैं विद एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच। किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर रेंज होती है पीएच की, तो उसी रेंज में एक्टिव होते हैं। द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो डीनेचर कर देते हैं एंजाइम को। मोस्ट ऑफ द इंट्रासेलुलर एंजाइम फंक्शन जो है वो बेस्ट अराउंड फ्रॉम द नेचुरल पीएच। नेक्स्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होती है किससे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से। अगर सब जो भी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो अपने आप रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम रिएक्शन जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है
किसके प्रोपोर्शनल होती है? वो एंजाइम एक्शन के प्रोपोर्शनल होती है, ये याद रखिए। अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली एंजाइम जो है, एंजाइम का जो एक्शन है वो ऑब्वियसली अपना आप इंक्रीज होगा, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। पर बियॉन्ड ए सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन, अगर उस कॉन्सेंट्रेशन से कुछ आगे पीछे होता है तो एंजाइम मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते आते हैं वो अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ, और वो एक्टिवली रहते हैं, बिकम्स अ स्टडी। एंजाइम इनिबिटर एक सर्टेन टाइप का प्रोडक्ट है जो किसी भी एंजाइम एक्टिविटी को इनिबिट करता है। किसी भी रिएक्शन में इट इज ए एक्टिव साइट होती है ऑफ एंजाइम, किसी भी एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है ऑक्यूपाइड बाय दिस इनिबिटर इंस्टेंट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट, and these substances are like a substrate molecule in the structure। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। कुछ ग्रुप के एंजाइम्स हैं, उनके कुछ रिएक्शन कैटलाइज है, एंड देन उनके एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, लाइक ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या है? वो ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन और H2 ग्रुप को, एटम्स को और इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। एग्जाम्पल डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेज। ट्रांसफरेज क्या है? ये ट्रांसफर का काम करेगा किसी स्पेसिफिक ग्रुप से एक सबस्ट्रेट को दूसरे में, ट्रांसमिनेज। हाइड्रोलिसिस क्या है? किसी भी सब्सटेंस का हाइड्रोलिसिस करना, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है। आइसोमरेज क्या है? चेंज ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है। लाइसेज आर द नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ द एडिशन ऑफ ए ग्रुप टू ए सबस्ट्रेट, decarboxylase and this, and ligase are the joining of a two molecule by the formation of the by the formation of a new bond like citric acid synthase। ये देखो, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एनर्जी रिलीज इन द प्रोडक्ट फॉर्म, इनिशियल एनर्जी, ये थी फिर फाइनल कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी एंजाइम है उसके पास एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम जो है वो बाइंड करेगा सबस्ट्रेट के साथ और एंजाइम जो है रिलीज भी हो जाएगा किसी भी सबस्ट्रेट। इनिबिशन के टाइम पे ये इनिबिटर की तरह काम करते हैं, ये एक्टिव साइट है, इनिबिटर बाइंड करेगा, इनिबिट जो है वो कंप्लीट करेगा फिर सबस्ट्रेट को। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टाइप लेक्चर, मतलब जितना लेक्चर को आपने वॉच किया, थैंक यू सो मच। अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का। ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अगले, मतलब वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नया चैप्टर जो है गाइस आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है सेल डिवीजन, सेलुलर डिवीजन। मैंने इसके अंदर आपके जो चैप्टर था, मतलब आपके जो कोर्स में था प्रॉपरली, जो आपके एनसीईआरटी में चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें दी हुई है उसमें, और मैंने कुछ चीज़ें आपके इस पीपीटी में ऐड ऑन करी हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा और खुद को समझ में आ जाएगा आपको। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा ये चैप्टर इससे पहले। मेन जो इसमें आपके मतलब के सिलेबस में था, आपकी सिलेबस में खाली फेजेस थे सेल साइकिल के। ठीक है, सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन क्या है, तो सेल साइकिल के सारे फेजेस इंक्लूड थे इसके अंदर फर्स्ट थी। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस बताना था माइटोसिस का, देन मियोसिस, फिर मियोसिस दोनों क्या क्या चीज होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस टू। देन आपके पास डिफरेंस बताना है माइटोसिस एंड मियोसिस का। ठीक है, आपके बुक में जो है यही चीजें मेंशन्ड है और एज सच कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, बट मैंने जो है आपके जो पीपीटी है इसमें बहुत सारी चीजें जो है ऐड ऑन की हैं, बहुत सारी चीजें नई नई डाली हैं। आपको खाली आपका जो चैप्टर है वो सेल साइकिल और सेल डिवीजन है। ठीक है,
तो आपकी बुक में जो कंटेंट है वो सेल साइकिल के बारे में बताना है, लाइक माइटोसिस एंड मियोसिस और मियोसिस के दोनों पार्ट, ठीक है। एंड देन यही फेजेस बताने हैं जिसमें इंटरफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड टीलोफेज, ये सारे फेजेस आएंगे, साइटोकाइनेसिस वगैरह, और दोनों के फेजेस एक्सप्लेन करने। बट मैंने आपको सेल डिवीजन एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली, ठीक है। व्हाट इज द सेल डिवीजन, फिर कैसे वर्क करता है, डीएनए का क्या काम है, डॉटर सेल कैसे फॉर्म होती है, क्रोमोसोम क्या चीज है, ये मैंने छोटी छोटी चीजें आपके लिए ली हैं। क्रियोटाइप क्या होते हैं, बॉय और गर्ल, बॉय तक वाई क्रोमोसोम कैसे डिसाइड करता है, एंड टाइप्स ऑफ सेल रिप्रोडक्शन क्या है। देन स्टार्ट किया है सेल डिवीजन इन प्रोक्रियोट्स, ठीक है, बाइंड्री फिशन। और फिर हम मेन जो टॉपिक है आपका चैप्टर का, द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको पांचों फेजेस समझाए जाएंगे, सारे स्टेजेस बताए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजें जो है मैं आपको वर्बली भी बताऊं, और कुछ चीजें जो है वो इसमें ऑलरेडी नोट डाउन, ठीक है। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट एक और क्लिप आपको, एक और पीपीटी शो करूं, जिसमें शायद आपको चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बट मैंने एज ए थोड़ा छोटा एक्स्ट्रा पार्ट इसके अंदर रखा है, और मैं फर्स्टली ये ट्राई करूंगी कि मैं आपको अभी जो है सारी चीजों के वो बताऊं, एक्सप्लेन कर दूंगी, एक छोटा इंट्रो हर चीज का, सारे फेसेस का, अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। एंड नेक्स्ट जब हम अभी तो जितना कंप्लीट होगा हम उतना कंप्लीट करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास जब मैं कल लूंगी तब मैं आपको एक एक स्लाइड जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हुए और एक एक डायग्राम शो करते हुए चलेंगे। देन मैंने आप ही लोगों के लिए क्विज फॉर्म करी थी इसी पीपीटी के अंदर। अगर प्लीज गाइस आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप उसके क्वेश्चंस के आंसर जो है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सारे स्टेजेस हैं, सब कुछ है, आपको आइडेंटिफाई करना है, लोकेट करना है, ये चारों जो मियोटिक स्टेजेस हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। फिर मियोसिस का फॉर्मेशन आ जाएगा इसमें, एक छोटी सी मतलब क्विज टाइप में मैंने आपके लिए करा था। तो आप जितने भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हैं वो ये क्विज के जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। गाइस इसमें थोड़ा थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें मैंने रखी हैं फॉर योर नॉलेज, ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें पता होंगी। कि ऑब्वियसली आप 11th क्लास में, आई नो ये एनसीईआरटी का एक वो चल रहा है, मैराथन टाइप में चल रहा है, ठीक है, बट आपको किसी किसी वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा, देन मैं आपको उसके बारे में समझा रही हूँ तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, नहीं समझ में आता इजीली। इसलिए मैंने सारी चीजें जो है वो थोड़ी डिटेल फॉर्म में रखी हैं। आज की क्लास में फर्स्टली मैं आपको सारी चीजें जितने भी आपके फेजेस हैं, सेल साइकिल क्या होता है, ये सब मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूंगी अभी की क्लास में, ठीक है। देन जो लास्ट नेक्स्ट कल की क्लास होगी उसमें हम लोग प्रॉपरली पीपीटी के थ्रू जो है कवर आउट करते रहेंगे। तो फर्स्टली आपका चैप्टर ही नेम क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चैप्टर नेम इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल है या सेल डिवीजन है, उसमें मतलब क्या है कि फर्स्टली तो सेल डिवाइड हो रहा होगा तभी तो सेल साइकिल के फॉर्म में बनेगी, तभी पहले कोई सेल टूट के बनेगा, तभी तो उसकी प्रॉपर साइकिल चलेगी कि वो एस फेज में आ रहा है, G1 में आ रहा है, S2 में आ रहा है, मियोटिक में जा रहा है, मियोसिस में जा रहा है, वो किस फेज में जा रहा है, कैसे वो वर्क कर रहा है। तो सेल डिवीजन जो होता है गाइस वो सबसे पहला एक ग्रोथ का या सेल को रिपेयर करने का या रिप्रोडक्शन का वर्क होता है। एंड देन सेल साइकिल जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है एक सिंगल सेल को टू ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्टली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज द सेल साइकिल, सेल साइकिल होता क्या है, ठीक है। सेल साइकिल क्या है, वो सेल ग्रोथ के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, सेल डिवीजन के लिए उसका मेन वर्क होता है। इवेंट है कि किसमें हेल्प करता है, सेल साइकिल जो है वो जेनेटिकली सब चीजों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में डिफरेंट होती है, किसी में सेम नहीं होती है। सॉरी गाइस,
जो ह्यूमन सेल साइकिल होती है बच्चों, वो अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स की प्रॉपर सेल साइकिल होती है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि जो ईस्ट की साइकिल होती है, जो भी गाइस आप में से कुकिंग में इंटरेस्टेड होंगे उन लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगी कि ईस्ट की जो साइकिल है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। आई थिंक हम कुछ भी बेक करने को रखे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें ईस्ट डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, लाइक 90 मिनट छोड़ दीजिए या 120 मिनट छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अपनी साइकिल जो है वो उतनी देर में कंप्लीट कर देता है। मोस्ट प्रोबेबली ईस्ट जो है वो 90 मिनट्स में अपनी पूरी साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। सेल साइकिल जो होती है वो डिवाइड होती है गाइस दो पार्ट में। पहला है इंटरफेज एंड दूसरा है एम फेज। इंटरफेज क्या है? सेल ग्रोथ का रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में वर्क करता है, ठीक है। एम फेज में माइटोसिस होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखो, ये आपके पूरा सेल साइकिल का डायग्राम है जिसमें फर्स्टली G1 फेस आएगा, फिर S फेस आता है, फिर G2 फेस आता है जिसको हम गैप 2 फेस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद M फेस आता है, फिर M फेस होता है, बस फिर माइटोसिस और ये सब चीजें स्टार्ट होती हैं। तो आपके जीवन फेज क्या है? ये क्या है? ये पहली बात तो स्टार्टिंग है, इट इज अ गैप। किसके बीच का गैप है? ये है माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का गैप, ठीक है। जो भी नेक्स्ट साइकिल है उसके बीच के जो ये गैप है, ये दो गैप है। एस फेज जो है ये आपका सिंथेटिक फेज जो हम इसको बोलते हैं, ये एस फेज जो होता है ये डीएनए रेप्लिकेशन फेज है, ठीक है। और जितना भी डीएनए है, डीएनए कंटेंट ऑफ दैट सेल डबल एंड सेंट्रियोल जो होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है फ्रॉम द क्रोमोसोम नंबर्स के लिए, ठीक है। G2 फेज जो है ये इसके अंदर सेल क्या है वो कंटिन्यूसली ग्रो भी करते हैं और रिपेयर भी होते हैं फॉर द माइटोसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मेन वर्क करता है इसके अंदर। जो भी अडल्ट ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर द मैनी सेल्स एंड दे कैन डिवाइड इजीली। जैसे हार्ट के अंदर हार्ट सेल जो होती है वो इजीली डिवाइड हो जाती है, रिपेयर हो गई या डेड सेल हो गई तो इजीली रिपेयर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका एम फेज है जिसके अंदर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड प्रोफेज आता है, ये फेज जो है वो एक्चुअल सेल डिवीजन इसके अंदर होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट और डॉटर सेल जो होते हैं वो सेम रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग इक्वेटर डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड आता है कैरियोकाइनेसिस एंड नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन होना, न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। और डिवीजन जो है साइटोप्लाज्म का होगा और क्या फॉर्म होगा? दो नई डॉटर सेल फॉर्म होगी। तो लाइक माइटोसिस के अंदर आपके बहुत सारे फेजेस आते हैं। तो माइटोसिस होता क्या, अभी मैं आपको बस छोटा छोटा एक्सप्लेन कर रही हूँ आज की क्लास में, ठीक है, क्योंकि अभी भी मैं पढ़ाना पूरा स्टार्ट करूंगी तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं आपको छोटा छोटा एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लीज अगर मैं तेज बोल रही हूँ तो प्लीज आप पॉज कर करके चीजें जो मैं बता रही हूँ उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट फेज जो होता है हमारा वो माइटोसिस, मैंने आपको बोला। तो फर्स्टली माइटोसिस होता क्या है? माइटोसिस क्या है? वो क्या किस चीज में वर्क करता है? जितने भी डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है, माइटोसिस मोस्टली अकर इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल ऑफ एनिमल, ठीक है, ठीक है। पहली बात, प्लांट के अंदर माइटोसिस जो है वो हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों सेल्स में वर्क करता है। माइटोसिस का जो मेन वर्क है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो जेनेटिकली कंटिन्यूटी और रिपेयर एंड ग्रोथ में वर्क करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। ह्यूमंस के अंदर जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, क्या चीज गाइस? एपिथेलियल गट की जो लाइनिंग होती है, ये होते हैं ब्लड सेल जो होते हैं उनको रिप्लेस कर देता है, कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस करता है।
प्लांट के अंदर जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनको डिवाइड करता है थ्रू आउट द लाइफ। उनका मेन वर्क यही है कि प्लांट के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनको डिवाइड करना। माइटोसिस अकाउंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वेयर द आइडेंटिकल इंडिविजुअल आर द फॉर्म। कैरियोकाइनेसिस जो है वो अगेन 4 टाइप्स में जाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, तो अब फर्स्ट आता है कि प्रोफेज होता क्या है, जो यहाँ पे आपका पहले से ही मेंशन है। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं अनटैग्ड होते हैं, कंडेंस होते हैं, 2 क्रोमेट प्रेजेंट होते हैं जो अटैच होते हैं किससे, सेंट्रोमियर से। ठीक है, ये देखो माइटोसिस के अंदर। ठीक है, और हर ये जो हर डुप्लीकेट क्रोमोसोम सेंट्रोमियर होता है वो रेडिएट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को। मियोटिक एपरेटस होते हैं वो स्पिंडल स्पिंडल फाइबर असिस्टर से कंसिस्ट होता है। गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब चीजें जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। नेक्स्ट फेज जो है मेटाफेज आता है। बेटा आप बोलोगे कि प्रोफेज के बाद प्रोफेज के बाद प्रो मेटाफेज भी है गाइस। यस, प्रोफेज के बाद प्रो मेटाफेज भी है, बट अभी आप लोगों के लिए जो है प्रो के बाद आप सीधा मेटाफेज पे जाइए। ठीक है, मेटाफेज क्या कंप्लीट वो कर देता है, इंटीग्रेशन कर देता है कि इसका जो भी आपका न्यूक्लियर एनवलप होता है उसका 2 सिस्टर क्रोमेट जो अटैच होते हैं बाय द सेंट्रोमियर वो अलाइन हो जाते हैं एक इक्वेटर पे जाके, जो मेटाफेज प्लेट फॉर्म करते हैं। हाँ, एक क्रोमेट जो होता है वो अटैच होता है टू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल्स। ठीक है, एनाफेज क्या है, स्प्लिटिंग करते हैं और सेंट्रोमियर्स की एंड 2 सिस्टर क्रोमेट्स की, और सेपरेट आउट हो जाते हैं एंड गो टुवर्ड द अपोजिट पोल। सिस्टर क्रोमेट जो होते हैं नाउ बिकम द डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, टीलोफेज क्या है, क्रोमोसोम क्लस्टर है एट द अपोजिट पोल एंड डीकंडेंस हो जाता है, और जो भी न्यूक्लियर एनवलप है वो डेवलप हो जाते हैं अराउंड द ईच क्लस्टर। ठीक है, उसके बाद जो भी न्यूक्लियस है, जो भी चीजें फर्स्टली वो हो गई थी, खत्म हो गई थी, मतलब डिसअपियर हो गई थी, वो लास्टली फिर टीलोफेज में आके अपीयर होना स्टार्ट कर जाती हैं। तो साइटोकाइनेसिस का मेन मतलब क्या है कि सेपरेशन होना साइटोप्लाज्म का टेक्स प्लेस आफ्टर द 2 न्यूक्लियाई जब फॉर्म्ड होंगी तब। सेल ऑर्गेनेली जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है बिटवीन द डॉटर सेल। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक जो भी फंजाई है, एल्गी है, प्लांट सेल है, साइटोकाइनेसिस नॉट इमीडिएटली फॉलो बाय द कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेजेस हैं, ये सब चीजें मेन होती हैं। ठीक है, एक मैंने आपको बताया माइटोसिस और दूसरा गाइस आता है मियोसिस, वो आपके भी यहाँ पे भी मेंशन्ड है। यस, ठीक है, फिर आता है मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। मियोसिस के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है। हैप्लॉइड गैमीट्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं कब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, मतलब गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, आदर ड्यू टू द मियोसिस। मियोसिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करना डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर ऑफ द सेम स्पीशीज। मियोसिस ऑल्सो एक डिफरेंस शो करता है, उसके अंदर भी 2 साइकिल्स होती हैं लाइक मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। meiosis first and meiosis second। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो खाली एस फेज के अंदर होता है। ठीक है, फिर मियोसिस फर्स्ट जो है वो रिपेयरिंग करता है होमोलोगस क्रोमोसोम की, फॉलो बाय द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेट्स, और फॉर्मेट क्या फॉर्म करता है, आपको एक डिप्लॉयड हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म करके देगा।
मियोसिस सेकेंड जो है वो एक मियोटिक डिवीजन करता है एट द एंड ऑफ मियोसिस और फॉर्म करता है 4 हिप्लॉइड डॉटर सेल को, वो फॉर्म करता है। तो जैसे हमारे माइटोसिस के अंदर जो गाइस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होते थे, ठीक है, और मियोसिस के अंदर जो है प्रोफेज आएगा। प्रोफेज के अंदर अगेन स्टेजेस आएंगे लाइक लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट फिर वो मेनाफेज, मेटाफेज एंड टीलोफेज तो वैसे ही के वैसे ही रहते हैं। तो जो लिप्टोटिन होता है गाइस, प्रोफेज फर्स्ट में जो लिप्टोटिन फॉर्म होगा, लिप्टोटिन के अंदर क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट करता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड प्रोफेज अगेन डिवाइड होगा पैक्टिन, सॉरी लिपोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन, ठीक है, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। जो लिप्टोटिन है उसका मेन वर्क क्या है, वो क्रोमोसोम जो होंगे वो स्टार्ट करेगा कंडेंस होना। जाइगोटिन में पेयरिंग स्टार्ट होगी होमोलोगस क्रोमोसोम की, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो अपीयर होने स्टार्ट होंगे एज ए बाइवेलेंट और टेट्राड, ठीक है। पैक्टिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेट के बीच में, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो होते हैं वो फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो डिप्लोटिन है उसके अंदर क्या होता है, जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट एट द क्रॉसओवर, ठीक है। लास्ट जो है डाइकाइनेसिस, इसके अंदर जो भी न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो आल्सो स्टार्ट हो जाती है डीजनरेटिंग। गाइस मैं अभी आपको पहले ही बता रही हूँ कि मैं आपको छोटा छोटा करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को जो है हम लोग कल की क्लास में मैं प्रॉपरली एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं खाली आपको एक इंट्रो पार्ट दे रही हूँ कि किस किस फेज में साइकिल की कौन कौन से फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या क्या चीज़ों में वर्क होता है। अब ये प्रोफेज में खत्म हुआ जब यहाँ पे आपको लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस ये चारों पार्ट कंप्लीट हुए। तो नेक्स्ट चीज़ है मेटाफेज फर्स्ट आएगा, जिसमें जो बायोवेलेंट क्रोमोसोम है वो अलाइन हो जाएंगे इक्वेटर पे जाके, और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अटैच हो जाते हैं स्पिंडल से फ्रॉम द अपोजिट पोल। एनाफेज फर्स्ट में जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है वो मूव करेंगे अपोजिट पोल पे अनलाइक द माइटोसिस, और सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो उससे अटैच रहेंगे। टेलोफेज में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप जो होते हैं वो रीअपियर हो जाते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं एट द पोल, ठीक है। तो ये था खाली मियोसिस फर्स्ट। ऐसे हमारे पास मियोसिस सेकंड आता है जिसके अंदर खाली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज ही होता है, उसमें आगे कुछ भी डिवीजन नहीं होता है। तो मियोसिस सेकंड में मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो फॉलो बाय द शॉर्ट लिविंग इंटरकाइनेसिस, और कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं स्टार्ट होता है उसमें। बट मियोसिस सेकंड जो है वो बिल्कुल किसकी तरह है, माइटोसिस की तरह है। मियोसिस फर्स्ट सेकंड जो है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। इसके अंदर एक हैप्लॉइड सेल जो है वो फॉर्म करता है दो डिप्लॉइड सेल, दो और दो से ज्यादा हैप्लॉइड सेल को। आफ्टर बोथ मियोटिक डिवीजन वी गेट ए 4 हैप्लॉइड सेल, ठीक है, फ्रॉम द वन डिप्लॉइड सेल। इसके अंदर भी वही गाइस फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंटीलोफेज। बस इसके आगे आपका 2 लग जाएगा, ठीक है। तो इसके प्रोफेज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाती है, डिसअपियर हो रही है, ठीक है। लाइक नेक्स्ट इज मेटाफेज में क्या है, क्रोमोसोम अलाइन कर जाएंगे सेंटर पे, ठीक है। बस आप ये याद रखिए क्या नाम है, क्रोमोसोम में अलाइन करेंगे इन द सेंटर, और जो क्रोमेटो काइनेटोमोर्स हैं सिस्टर क्रोमेट्स के वो अटैच हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर से फ्रॉम द अपोजिट पोल। नेक्स्ट एनाफेज में सेंट्रियोमर जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेट जो होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और वो मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ। टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पहले में डिसअपियर होना स्टार्ट हुई थी न्यूक्लियर एनवेलप, अब इस वाले टेलोफेज में वो रीअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। और जितने भी साइटोकाइनेसिस फॉलो हो रहे हैं वी गेट ए 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल जिसको हम लोग टेट्राड्स बोलते हैं।
ठीक है। तो गाइस ये एक छोटा सा पार्ट था आप लोगों के लिए, पूरा सेल साइकिल का जो मैंने एक छोटे से पार्ट में आपको वर्बली बताया है। बट गाइस कल की क्लास में हम लोग प्रॉपरली एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से स्टेज में कैसे क्या वर्क कर रहा है। हो सकता है मैं इसी स्लाइड से बताऊं और हो सकता है मैं किसी और स्लाइड से बताऊं, वो डिपेंड करता है मेरे कल के ऊपर। जैसे इसमें लिखा है जितने भी सेल हैं आर ड्राइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर नया सेल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है फॉर द ग्रोथ एंड रिप्लेस बाय द डैमेज ऑफ द ओल्ड सेल। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कल हम कैसे स्टार्ट करते हैं। बट अभी जो है मैंने आपको समरी फॉर्म में बता दिया है कि सेल साइकिल के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती है और कैसे कैसे वर्क करती है। बट मेन बात ये है कि जब तक आपको पिक्चर शो नहीं होगी कि कहाँ पे कौन सा क्रोमेट है और कौन सा सिस्टर क्रोमेट है या क्या चीज सेपरेट हो रही है, सेंट्रियोल्स कौन से अरेंज हो रहे हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने आपको वर्बली चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, बट कल की क्लास में जो है मैं यही करूंगी, आपको पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपके माइंड में आपको इजी रहेगा चीजें समझना। तो कल की क्लास में हम लोग ये चीज कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा होप सो वो स्टार्ट करेंगे। अगर वैसे मोस्ट प्रोबेबली यही कंप्लीट हो पाएगा कल की क्लास में। ओके गाइज, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, माई लेक्चर एंड ऑल दिस थिंग। आई होप आप सब लोग सेफ हैं, आप सब लोग अपने घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, सॉरी। प्लीज वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, माय लेक्चर, माय ऑल दिस थिंग्स। आई होप आप लोगों को इस चैनल की सारी वीडियोस जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग ये थोड़ा ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें, फैमिली का भी ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है गाइस, चलिए आज की क्लास बस यहीं पे खत्म। आप लोग इस चीज को पूरा पढ़ लेना और जो चीज आप लोगों ने अभी सुनी है, ठीक है, अगर आप सुन के उसको नोट डाउन कर सकते हैं तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ना कि तो कल की क्लास में हम लोग फिर पॉइंट टू पॉइंट चीजें डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है, बट ये आप आज तक कंप्लीट कर लीजिए अपना जो इतना भी आपका अभी तक मैंने करवाया है। ठीक है, कल हम इसको प्रॉपरली एक बार और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस क्लास एंड बाय बाय, टेक केयर।